यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर लाइव नाउ। तो सारे जल्दी से आ जाओ, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुलरेज, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ। तेज बहादुर, गुड इवनिंग। अनुज, गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से आ जाओ, फिर आज शीट 4 को कंप्लीट करके शीट 5 को शुरू करेंगे, ठीक है। आज से पीडीई को शुरू करेंगे तुम्हारा। आज से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शुरू करेंगे। तो एक बार सबको कनेक्ट हो जाने देते हैं, फिर शुरू करते हैं। रवि, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, जल्दी से आओ। करें शुरू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है इस शीट के 12 क्वेश्चंस कर लिए थे, जहां तक मुझे याद आता है। हम लगभग आधे क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है। कल हमने किया था सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। मेरे को उम्मीद है कि हर बच्चे को सिंगुलर सॉल्यूशन अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसपे हम रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम सिंगुलर पॉइंट्स देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। कल मैंने कहा था कि क्लास हमारी रोज 8 बजे होगी, 8 बजे ही होगी। बट कल कल के लिए, सिर्फ कल कल के लिए हमारी जो क्लास है वो सुबह 11 बजे होगी। क्योंकि कल मैं जाऊंगा घर पे, अभी मैं स्टिल बाहर ही हूँ। तो कल मुझे घर जाना है, तो मैं इवनिंग में ट्रैवल करता रहूंगा। तो कल जो तुम्हारी ये क्लास होगी वो 11 बजे होगी सुबह, ठीक है। सुबह सुबह ये क्लास कर लेंगे, फिर परसों से तुम्हारी वही 8 बजे होगी क्लास, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, मैं नोटिफिकेशन में डलवा दूंगा। बाकी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो, तो टॉपिक को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारी एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन, हम सेकंड ऑर्डर की सही डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम डिस्कस करते हैं, गुड इवनिंग मोनिका। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। वाई डबल डैश पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन हम अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ बातें देखने की ये हैं, इसको हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड मानूं तो इसमें मुझे ये दिख रहा है कि वाई डबल डैश का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स एनालिटिक नहीं होते हैं, ध्यान से सुनना। जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स एनालिटिक नहीं होते हैं, यानी कि मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, या फिर मैं ये बोलूं आर नॉट डिफाइंड, और आसान भाषा में बोल रहे हैं, हमें तो इतने से ही मतलब है। जहां पे ये पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइंड नहीं होंगे, जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइंड नहीं होंगे, उन एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। उन एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि सिंगुलर पॉइंट्स को हम दो तरीके, बहुत सबसे आसान है ये, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर इन सिंगुलर पॉइंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को तो बोलते हैं हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक को हम बोलते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। वो कैसे डिसाइड होता है, वो कैसे डिसाइड होता है रेगुलर और इरेगुलर का, देखो। मान लो x इज इक्वल टू ए तुम्हारा सिंगुलर पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू ए तुम्हारा सिंगुलर पॉइंट है। तो वो कहता है कि रेगुलरिटी चेक करने के लिए तुम दो दो चीजें कैलकुलेट करो। लिमिट x अप्रोचेस टू ए, x माइनस ए को पी एक्स से गुना कराओ, और लिमिट x अप्रोचेस टू ए, x माइनस ए के स्क्वायर को क्या हुआ, x से गुना कराओ। अगर ये दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएं, अगर ये दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाती हैं, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। अगर इनमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करी,
तो हम कह देते हैं कि वो पॉइंट हमारा क्या है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ऐसी मेरे को उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये तुम्हें थ्योरेटिकली कम समझ में आ रहा है तो देखो मैं क्वेश्चन से तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से देखो इसको हम कैसे समझेंगे। क्वेश्चन से देखो, जैसा कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है तो हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। हम पहले इसके अंदर देखेंगे क्या, कि y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 बने। तो y डबल डैश का जब मैं कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे कुछ इस तरीके की दिखेगी, साइन ऑफ x माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर मेरे ख्याल से किसके मल्टीप्लाइड में है यार, इसको किसके मल्टीप्लाई में माना जाए। ये एक्स स्क्वायर जहां तक मुझे लगता है ये पूरे के ही मल्टीप्लाइड में है, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये पता नहीं किसके मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं साइन के मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ ऐसे। और डिवाइड में क्या चला गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में वाई डैश, और 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो तुम्हारा p है वो क्या है, पी एक्स जो है तुम्हारा वो है एक्स स्क्वायर साइन। इतना नहीं लिखना है तुम्हें, जब तुम आगे एक बार समझ लोगे तो तुम्हारे को ये सवाल करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। क्या हुआ, एक्स क्या बनेगा तुम्हारा 1 अपॉन में एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके सिंगुलर पॉइंट हैं कौन कौन से। अगर इसके सिंगुलर पॉइंट देखें, ये देखो पी एक्स और क्यू एक्स कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो कहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहे। ये देखो, देखो एक तो साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो एक तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो तुम्हारा क्या है, सिंगुलर पॉइंट बन रहा है, क्योंकि 1 के ऊपर ये दोनों ही डिफाइंड नहीं है। एक x इज इक्वल टू 0 को भी देखें तो वो भी तुम्हारा क्यू एक्स में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये दो इसके सिंगुलर पॉइंट बन रहे हैं, है ना। टू की तो कोई कहानी ही नहीं है, टू की तो कोई कहानी ही नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा रेगुलर नहीं है। पहले 1 की बात कर ली जाए। 1 को अगर रेगुलर और इरेगुलर चेक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले पी एक्स को सिर्फ x माइनस 1 से गुना कराओ, x माइनस ए से गुना कराते हैं ना, देखो क्या आएगा। और फिर इस पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लगा दो, देखो ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इस p को जब x माइनस 1 से गुना कराओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 1। इसके आगे मैं लिमिट लिखनी भूल गया हूँ, यहाँ पे लिमिट और लगा लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब बोलो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ये वाला तो पूरा का पूरा 1 बन गया। जब x 1 को अप्रोच करेगा तो साइन साइन के अंदर जो एंगल है वो ही डिनोमिनेटर में है, और वो ही लिमिट 0 को अप्रोच करे तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर इंटू में 1, तो ये लिमिट तो तुम्हारी 1 आ गई। राधे राधे आदर्श। और लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये तो पी एक्स के लिए था, क्यू एक्स के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 के स्क्वायर से गुना कराएंगे। जब इसको x माइनस 1 के स्क्वायर से गुना कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 ओवर x, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो पूरा ही कट जाएगा। अब जब इसमें लगाओगे तो 1, तो ये पॉइंट तो हमारा क्या बन रहा है, रेगुलर बन रहा है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बस हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मोनिका ने बी क्यों आंसर दे दिया। मोनिका रेगुलर होने से पहले सिंगुलर तो होना पड़ेगा ना, जल्दबाजी में मोनिका ने टू को क्यों क्यों रेगुलर बोल दिया पता नहीं। पहले सिंगुलर तो हो, सिंगुलर कब होगा, जब उस पे पी एक्स और क्यू एक्स डिफाइंड नहीं होंगे। समझ आ रही है मेरी बात। समझे, क्लियर। अच्छा बी और सी ऊपर नीचे है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, सवाल में ही बी और सी ऊपर नीचे है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। क्लियर हो गया सभी को। एक दो सवाल और होंगे, देखो जैसे कि ये सवाल है, द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसके कह रहे हैं कितने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखो इसके सिंगुलर पॉइंट है कौन कौन से। पी एक्स को अगर मैं देखूं तो क्या बन रहा है, टेन एक्स, और क्यू एक्स को अगर मैं देखूं तो क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स तो हर जगह डिफाइंड होता है, साइन एक्स को तो कोई समस्या ही नहीं है। साइन एक्स तो हम हर जगह डिफाइंड होता है, यहां से कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है। सिंगुलर पॉइंट निकल के आएगा यहां से। टेंजेंट को कहां पे समस्या होती है बताओ।
टेंजेंट को कहाँ पे समस्या होती है? टेंजेंट को समस्या होती है पाई/2 के ओड मल्टीपल्स पे। कहाँ पे समस्या होती है? 2n+1 पाई/2 पे समस्या होती है, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता है। नेगेटिव एंगल्स भी आ गए। तो इसके जो हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वैसे इसके कितने सिंगुलर पॉइंट हुए? सिंगुलर पॉइंट तो इनफाइनाइट हो गए। अब इनमें से रेगुलर कितने, ये देखो। एक को उठा के देख लेते हैं, क्योंकि एक जैसा बिहेव करेगा वैसे ही सारे बिहेव करेंगे। तो मैंने x = पाई/2 उठा लिया सिर्फ। तो पाई/2 को चेक करके देख लो। तो पाई/2 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई/2, x माइनस पाई/2 की गुना हम करा देंगे px से। px क्या है तुम्हारा? 10x है। px तुम्हारा क्या है? 10x है भाई। अब इसके अंदर क्या कर दो? इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट कराओगे? इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एलोपिटल रूल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एलोपिटल रूल लग जाएगा ना, कि नहीं लग जाएगा? देखो, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ x - पाई/2, और अपॉन में क्या बन रहा है तुम्हारा? कोट एक्स। इसको नीचे ला के कोट एक्स लिख दिया। अब कोट पाई/2 कितना होता है? 0। 0/0 फॉर्म बन रही है। डिफरेंशिएशन कर देंगे, एलोपिटल रूल लग जाएगा ना। 0/0 फॉर्म बन रही है। ऊपर का डेरिवेटिव 1 आएगा, नीचे का आएगा। कोट का कितना होता है? कोट का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यही होता है ना। अब जब इसके अंदर पाई/2 लगाओगे तो 1 अपॉन में -1 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, अच्छे से कर रही है। एक बार दूसरे वाले पे और देख लो कि x माइनस पाई/2 का जब हम स्क्वायर की गुना क्यू एक्स से कराएंगे, तो क्यू एक्स हमारा साइन एक्स है। और इसके ऊपर जब मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई/2, तो इसको तो वैसे ही कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है, तो 0 आएगा। 0 × 1। ठीक है। तो इसका मतलब पाई/2 टाइप के जितने भी सिंगुलर पॉइंट है वो सारे के सारे तुम्हारे क्या हैं? रेगुलर ही हैं भाई। और कितने सिंगुलर पॉइंट थे? इनफाइनाइट थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है। कल मेरे को वो एक लड़की ने कमेंट किया, अनुव्यास ने। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा खुद ही एक अजीब सा थॉट आ गया दिमाग में। साइन एक्स एन पाई पर डिफाइंड होता है निशा। साइन एक्स की वैल्यू जब एन पाई पे निकालते हैं तो 0 आती है। वहां पे कोई समस्या थोड़ी ना होती है निशा। समस्या वहां होती है जब डिनोमिनेटर में दिक्कत होती है। ऊपर तो 0 होने तो। तुम्हें भाई ईमानदारी से बताओ, सारे ही बैच आ गए इसके अंदर। तीनों बैचेस में चल रही है क्लास। DSSB में भी चल रही है, यूपी में भी चल रही है, और आरपीएससी में भी चल रही है। तुम्हें ये जो चल रहा है प्रैक्टिस बैच के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत हाई फाई तो नहीं लग रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर कुछ ज्यादा ही करा दे रहे हैं, कि सर तो नेट की तैयारी करा रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना किसी को? और ऐसे मत बोलना, जो DSSB की या फिर जो तुम्हें यूजी पीजी की थ्योरी प्रोवाइड की है, उस थ्योरी के बाद तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये बहुत हाई फाई चीजें हैं? रिलेवेंट लग रही है ना अपने एग्जाम से? और किसी को तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि सर इररिलेवेंट चीजें करा रहे हैं, कि जिनका हमारे को कोई जरूरत ही नहीं है सर, वो क्वेश्चंस करा रहे हैं? ऐसा फील और किसी को तो नहीं आ रहा है? सर हम सिलेबस और कितने और टाइम के बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमसे ज्यादा आपको। मुझे तो पता ही है, मुझे तो पता ही है। मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से सब चीजें कराना चाहता हूँ, कि भाई तुम्हारे को कोई किसी चीज की समस्या ना है। बट तुम्हारा भी पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। निधि, नो डाउट ये मेरे को पता है। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि DSSB TGT का, ये बात तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि DSSB का TGT का लेवल अगर 10 पे है, तो नो डाउट मैं 11 और 12 पे तो करा रहा हूँ, और वो तो कराना मेरा फर्ज है। अगर मैं 10 DSSB का 10 लेवल आता है और अगर मैं 8 या 7 पे कराऊंगा, 8 या 7 पे कराऊंगा तो दिक्कत है। मेरे को 11 या 12 पे तो कराना पड़ेगा, फिर कोर्स लेने का तुम्हारा फायदा क्या हुआ? अगर DSSB का लेवल 10 आता है, तो 8 और 7 पे तो तुम खुद भी पढ़ लोगे, है ना? और खूब जोर मारोगे तो उसके लेवल तक भी पढ़ लोगे, है ना? बट बात ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन चीज ये है। मेन चीज ये है। हाँ, मैं
सिलेबस यही है। हाँ हाँ, यही आएगा सुरभि, सिलेबस यही है। बट मेन चीज ये है कि तुम्हें समझ आना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही हाई फाई हो रहा है। मैं बता दे रहा हूं तो उसके बाद भी तुम्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं भाई, ये तो ब्लैंक हो, ब्लैंक है, हम तो हमारे सामने तो ये काला अक्षर भैंस बराबर हो रहा है, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फिर कोई समस्या नहीं, फिर बढ़िया चलो। और मैं बता रहा हूँ ये चीज तुम्हें बहुत फ्रूटफुल रहेगी, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, ये मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ, ये तुम एक लेवल आगे चल रहे हो, ये मान के चलो। हाँ निधि, एज ऑफ नाउ तो वही है। सर टेस्ट सीरीज में पोज का भी ऑप्शन ले आइए, ठीक है, इसको देखते हैं आदर्श, बिल्कुल देखते हैं। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स, यहाँ पे फिर वही बात है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो और पाई के बारे में बात हो रही है, पाई जीरो और पाई के बारे में। तो रेगुलर और इरेगुलर की बात है। तो अगर मैं यहाँ पे पी एक्स देखूंगा तो पी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और क्यू एक्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। पर कुछ स्टूडेंट किसी अदर टीचर से पढ़कर आए होंगे, उन्हें वहां की हैबिट है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल मोनिका, ये बात भी सही है। ठीक है। हाँ ये बात भी बिल्कुल हो सकती है कि प्रैक्टिस बैच लेके आए हैं पर थ्योरी कहीं और से पढ़ी है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। सर नॉर्मली तो क्वेश्चन सबसे हो जाते हैं, आप मेरिट में लाने का काम कर रहे हैं, हाँ हाँ वही तो बात है। अब बेसिक चीजों पे तो तुम भी जोर मारोगे तो कर लोगे, बट हमें अपना सिलेक्शन श्योर करना है, तो इन चीजों पे एक बार तो जाना पड़ेगा यार। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कल की तरह। अब देखो, इसको कहीं समस्या है क्या, इस वाली चीज को? साइन स्क्वायर एक्स तो हमेशा डिफाइंड है, यहां से तो कोई सिंगुलर पॉइंट आएगा नहीं, ये वाली चीज तो हमेशा डिफाइंड ही है। यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स पे आ जाओ। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको समस्या हो रही है, देखो इसको समस्या बल्कि एन पाई पे होगी, सिर्फ जीरो और पाई पे नहीं, एन पाई पे। जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे सब पे होगी, बट हमें डिस्कशन किस पे करना है, जीरो और पाई पे करना है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो को उठा लो और पाई को उठा लो, इन पे देखो किसको क्या दिक्कत है। ठीक है, मोनिका ने आंसर दे दिया। अब क्या करो, एक्स माइनस जीरो की गुना कराओ पी एक्स से। पी एक्स क्या है, तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स है। इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाओ, क्या डिफाइंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, डेफिनेटली ये जीरो आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो करूं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर करूं, और इनटू में क्यू एक्स क्या है मेरा, वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स है। ये लिमिट भी वन ही आ रही है, तो जीरो तो मेरा पूरा का पूरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही है। साफ साफ दिख रहा है, दोनों चीजें डिफाइन हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो आसान सा सवाल था। ये वाला सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको खुद से कर लेना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, एकदम आसान सा सवाल है, रद्दी सवाल है, ये खुद से करना। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी क्या है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल करने से पहले मैं तुम्हें ये सवाल कराऊंगा, वो वाला सवाल करने से पहले मैं तुम्हें ये वाला सवाल कराऊंगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई इसमें हाई फाई वाली बात है नहीं। अगर मेरे को कोई कर्व, फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है, अगर मेरे को फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, मान लो ये जो रेड लाइन से बना है ये फैमिली ऑफ कर्व मेरे को गिवन है, मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक दूसरी फैमिली निकाल के दो। मैं कह रहा हूं कि एक दूसरी फैमिली निकाल के दो। जो फैमिली जो मैं निकाल के दूंगा, जैसे कि जो ब्लू वाली फैमिली तुम्हें दिख रही है, इस ब्लू वाली फैमिली का कोई भी एक मेंबर उठाओ, वो रेड वाली फैमिली के हर मेंबर के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली रेड वाली फैमिली में से कोई भी एक मेंबर उठाओ, वो ब्लू वाली फैमिली के हर हर मेंबर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमने एक फैमिली की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल दी। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, एक कर्व का जब हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं या सिर्फ इंटरसेक्शन देखते हैं, तब हम उसके किसी पॉइंट के ऊपर, कर्व की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन देख रहे हो वहां पे हम देखते हैं उसके टेंजेंट की डायरेक्शन। वहां पे हम क्या देखते हैं, उसके टेंजेंट की डायरेक्शन। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है,
तुम्हें सिर्फ दो तीन बातें करनी है। देखो, अगर तुम्हारे इस कर्व पे किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स है, तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। माइनस का dx ओवर dy होगा, माइनस का dx ओवर dy होगा ना? बोलो हाँ या ना, यही होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहां से dy ओवर dx निकालो। सबसे पहले dy ओवर dx निकाला। यहां से dy ओवर dx क्या आएगा? यहां से आएगा c इंटू में k इंटू में x की पावर पावर k माइनस वन। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, एकदम वही करना है, एग्जैक्टली यही करना है, बट इतना काम नहीं करना है। इतना काम नहीं करना है, बाकी एक बार मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। तुम्हारे लिए वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा वो मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका, वो भी नहीं करना है, मैं बताऊंगा अभी, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, एक बार सुन लो। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बिल्कुल रवि सही आंसर। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है उसको एलिमिनेट करो पहले यहाँ से। जैसे यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से सी की वैल्यू आ रही है तुम्हारी वाई ओवर एक्स की पावर के, ये आएगी। ठीक है, तो यहां से रख दो डी वाई ओवर डी एक्स। सी की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो वाई ओवर एक्स की पावर के इंटू में एक्स की पावर के माइनस वन। ठीक है, जब यहां से हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या बन जाएगी? देखो, के को तो ऐसे ही रहने दो। सबका आंसर आ गया है, एकदम सही आंसर आया है। ऊपर तो है तुम्हारा y और नीचे बच जाएगा तुम्हारा सिर्फ x। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, उल्टा तो नहीं लिख दिया ना मैंने? यहाँ से c की वैल्यू क्या आई? y ओवर x की पावर k, यहाँ पे c की जगह रखा तो ये नीचे आके घट गया, तो यहाँ पे x बन गया। हाँ, तो ये बन गया dy ओवर y। मेरे को गड़बड़ क्यों लग रहा है कि, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये कर लिया तुमने? c को एलिमिनेट कर दिया? सी को एलिमिनेट कर दिया तो ये तुमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, किसका? पहले वाले कर्व का। ये तुमने क्या कर दिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया पहले वाले कर्व का। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस स्लोप को रिमूव कर देना है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। तो ये बन गया के इंटू में वाई बाई एक्स। अब वो कहता है कि इस फैमिली से, तो इस स्लोप से तो ये फैमिली निकली, और कहता है कि इस स्लोप से कौन सी फैमिली निकलेगी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकलेगी। तो इसको जब सोल्व करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करोगे, तो यहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। यहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू में के वाई स्क्वेयर बाई टू और प्लस का सी। इसको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर और इज इक्वल टू में कांस्टेंट। ये आंसर आ जाएगा। समझे? ये आंसर आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अब एक मैं छोटी सी चीज तुम्हें याद करने के लिए बोल रहा हूं बस। ये जो सवाल है, एक्चुअली में ये सवाल मेरा इसके अंदर डालने का एक इंपॉर्टेंट इसके पीछे लॉजिक था। जब भी तुम्हें ये फैमिली दिखे, y इज इक्वल टू सी ऑफ, सी की जगह कोई भी कांस्टेंट हो, 2 4 5 10 20 50 कुछ भी हो, और x की पावर k कुछ भी हो, k जो है वो तुम्हारा कुछ भी हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, तुम्हारी इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यही निकल के आती है। ये अगर याद रख सको तो तुम्हारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी 5 सेकंड लेगा, इससे ज्यादा छठी सेकंड वो नहीं लेगा। और मैं ये भी बता दूं कि तुम्हारे पेपर में अगर ये सवाल आया तो 99.9% जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में वो यही चीज देगा। बस इसके अंदर सी की वैल्यू चेंज करेगा और के की वैल्यू चेंज करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि तुमसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पूछी है मैंने, 3 में एक्स की पावर मान लो -1, ये दे दी, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पूछी है। तो तुम्हें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सीधी लिखनी है एक्स स्क्वेयर प्लस में के का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? -1 कर रहा है, तो माइनस का 1 इंटू में वाई स्क्वेयर और इज इक्वल टू में कांस्टेंट, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। समझ आई कि नहीं आई बात? बोलो।
अगर मैं तुमसे कहूं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करके बताओ भाई मेरे को, y इज इक्वल टू 3 इंटू में x की पावर 3/2, तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कांस्टेंट। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगी। ये करना है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। कर दोगे ये काम? बोलो बस इतना, अगर इसको याद रख लो तो तुम्हारा काम जो है वो समझ लो ना के बराबर हो जाएगा। इतना सारा करना ही नहीं है। जैसे कि देखो, मैंने इसका एक सवाल और डाला था, ये वाला सवाल देखो जरा। क्या ये वाला सवाल उसी फॉर्म में बन रहा है जो मैंने पीछे दिया था? अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा जो वाई स्क्वेयर है वो आएगा 1/a x³ और जब मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगा 1/√a इंटू में x की पावर 3/2। यही बनेगा। प्लस माइनस लगाना चाहो वो भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांस्टेंट कुछ भी हो, इससे तो मेरे को मतलब ही नहीं है। मुझे तो बस इस k की पावर से मतलब है। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 y स्क्वेयर इज इक्वल टू में कांस्टेंट 2 से गुना कराओगे तो 2x² प्लस 3y² और इज इक्वल टू में c। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बनेगी बस। कौन सा ऑप्शन आ गया? नन ऑफ दीज आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अरे ध्यान से देखो, तुम्हें फंसाने के लिए दे रहा है। यहाँ पे तो 3 नहीं लगाया और यहाँ पे 2 नहीं लगाया। यहाँ पे 3 नहीं लगाया और यहाँ पे 2 नहीं लगाया, तो इसका ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बनेगी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। समझ गए? डन है। अब ये वाला जो सवाल है, ये भी मैं एक चीज अच्छे से बता दूं तुम्हें, ये भी एक क्वेश्चन ना डायरेक्ट ही याद रखने का है। वैसे तो इसको भी तुम एकदम तरीके से याद कर सकते हो, इसको भी एकदम तरीके से याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम वैसे करना चाहो तो कर लो मेथड से। बट ये क्या है, ये तुम्हारे कौन से पैराबोला हैं? ये तुम्हारे राइट पैराबोला है सारे के सारे। ये तुम्हारे क्या है? सारे के सारे राइट पैराबोला है। ठीक है, और ए की वैल्यू को भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, हो सकता है लेफ्ट भी हो। इन सारे पैराबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये खुद ही होते हैं। ये जो पैराबोला की फैमिली होती है ना, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होती है। ये बात अगर ध्यान रख लो तो ये सवाल भी तुम्हारा ये डालने के पर्पज है। ऑर्थोगोन जो पैराबोलाज होते हैं वो सेल्फ ऑर्थोगोनल होते हैं, जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं, जैसे ये दिख रहा है ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बस ये खुद ही आएगा, बस उसके अंदर जो है तुम्हारा जो इसका पैरामीटर है ना, बस वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी खुद ही बनेगा। करके देख लेना, ये खुद ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो तो बहुत अच्छा है। ये वाला तो ध्यान रखना ही रखना। ये बस यही ज्यादा 18वां जो सवाल है और 19वां सवाल है, इसी तरीके का वो सवाल तुमसे पूछेगा। अब चलो इसकी बता दो, बिना पेन टच किए बताना। 20th का पेन को बिना टच करे आंसर दो। 20th का जो आंसर है विदाउट टचिंग योर पेन दो, सीधा लिख के बताओ। वेरी गुड मोनिका। वेरी गुड टीना। यहाँ पे के का काम कौन करेगा? यहाँ पे के का काम कौन करेगा ये बताओ। ये क्या बनेगा? सी इंटू में एक्स की पावर -1। के का काम कर रहा है -1, तो -1 रखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। साक्षी सी क्यों बता रही है साक्षी? बाकी सबने तो बी बताया है, बस साक्षी सी बता रही है। डन है, हो जाएगा। और भी है क्या? बस हो गई, ये शीट कंप्लीट हो गई। बोलो। तो तुम्हारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो पूरी हो गई। डन है। चलें पीडीई पे। अच्छे से हो गई। बोलो। चलें पीडीई को शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया। सर जनरल सॉल्यूशन बता दूं? जनरल सॉल्यूशन यानी कि अनुव्यास जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता दूं? जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता दूं? मैंने कल बताया तो था। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है
क्लैरेट्स इक्वेशन के। क्लैरेट्स इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू में p प्लस एफ ऑफ p। क्या होती है मैं तो खुद भूल गया। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, ये होती है। ये क्लैरेट्स इक्वेशन होती है तुम्हारी अनुव्यास। ये क्लैरेट्स इक्वेशन होती है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें उसको पूरा सोल्व कर लो चाहे से, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लैरेट ने सीधा सॉल्यूशन बता दिया कि पी को ना कांस्टेंट से रिमूव करा दो। ये इसका सॉल्यूशन होता है बस। जैसे कि मान लो मैंने अनुव्यास ये लिख दिया y इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू में पी एक्स प्लस में पी स्क्वायर प्लस टू पी, ये लिख दिया। अब इसका वो जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो अभी पहचानना है कि पी एक्स है और यहाँ पे पी का एक फंक्शन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सी एक्स हो जाएगा प्लस में सी स्क्वायर प्लस टू सी हो जाएगा। बस ये क्लैरेट्स इक्वेशन होती है। क्लैरेट्स इक्वेशन अभी तुम्हें पीडी में भी दिखेगी। पीडी के अंदर भी एक क्लैरेट्स इक्वेशन होती है। पीडी की जो क्लैरेट्स इक्वेशन होती है वो ये होती है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू। ये क्लैरेट्स इक्वेशन होती है पीडी के अंदर। अभी मैं बताने ही वाला था, अब सवाल भी आएगा इसी में। तो उसके अंदर भी पी और क्यू को बस हम कांस्टेंट से रिमूव करा देते हैं। ठीक है अनुव्यास, समझ आ गई बात। तो अब मैं पीडी के बारे में थोड़ी सी बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ी सी, ताकि एकदम एलियन ना लगे सबको। सर घटना चक्कर का दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाया अनुव्यास। अब ऐसे मेरे को सवाल याद नहीं है, तुम मेरे को भेज देना ठीक है। व्हाट्सएप वाले नंबर पे डाउट भेज दिया करो, मैं उसमें तुम्हें हिंट दे दिया करूंगा। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही होगी मैं बता दूंगा। ऐसे तो मुझे याद नहीं है दूसरा क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, चलो। तो पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पीडी बहुत आसान है, सबसे आसान पीडी। अभी देखना तुम, तुम्हारे मतलब के जो सवाल है वो मैंने उठा लिए। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान थे, बहुत आसान थे। ठीक है, कोई इतनी समस्या नहीं आएगी। पीडी को पहचानने का क्या तरीका होता है? जहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पहली बात, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कि हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बस एक होता है। क्योंकि तुमने देखा होगा सारी की सारी कहानी डी वाई और डी एक्स पे सिमटी हुई होती है। एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जैसे कि u तो हो गया y की जगह, और अब ये जो u है ये x पे भी डिपेंड कर रहा है और ये y पे भी डिपेंड कर रहा है। u जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे भी y पे भी। तो ऐसी सिचुएशन आती है वहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो ये लिख दी, ये मेरी क्या बन गई? मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 5। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे x और y तो तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा u। देखो मैं एक बात बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सवाल होते हैं वो होते ही स्मार्टली हैं वैसे तो। डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपटीशन में करते हैं स्मार्टली हम। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो स्पेशली स्मार्ट वर्क के साथ होता है। अगर उसका मेथड वाला काम देखोगे तो वो पक्का समस्या करने वाला होता है। बट पीडी को हमेशा स्मार्टली टैकल करने की कोशिश करनी है। मैं हर सवाल को तुम्हें स्मार्टली ही कराने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं कहूंगा कि ये प्रोसेस लगाओ पूरा एक पेज का सवाल करो, ऐसे की कोशिश हम कम करेंगे। थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा u। समझ आ रही बात? u इसका एक सॉल्यूशन बनेगा और u के अंदर x और y दोनों फंक्शंस आएंगे। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग तरीके की बनाई और अलग अलग उनका सॉल्यूशन किया। जैसे कि तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये तुम्हारे सामने ही दिख रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हारे सामने लिखी हुई मिलेंगी, जैसे कि छोटा p, छोटा q, p और q लिखे मिलेंगे, छोटा r, छोटा s, छोटा t। इन सब के कुछ ना कुछ मतलब हैं। ये क्या मतलब है ये समझ लो। जहां पे भी छोटा p लिखा मिले तो उसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव कराया गया है। जहां पे q लिखा मिले उसका मतलब ये समझना है कि y के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डेरिवेटिव कराया गया है। जहां पे r लिखा मिले उसका मतलब ये समझना है कि दो बार जो है
वो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कराया गया है। अगर कहीं पे एस लिखा मिले तो समझना कि जो यू है तुम्हारा उसका एक्स के और वाई के दोनों के रिस्पेक्ट में एक एक बार डेरिवेटिव कराया गया है। कहीं पे टी लिखा मिले तो उसका समझना है कि पूरा का पूरा तुम्हारा वाई का यू का दो बारी वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराया गया है। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस टी जो है तुम्हारे, ये थोड़े से तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जब डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती हैं, उसके अंदर जो हमारी जो स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, पी पी क्यू क्यू और इज इक्वल टू आर। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। सर गुड इवनिंग सर, प्लीज टेलीग्राम पे अपडेट किया क्लास के लिए। तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्या जब मैं क्लास शेड्यूल करता हूँ? नोटिफिकेशन आना चाहिए हिमांशु। जब मैं क्लास शेड्यूल करता हूँ तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है? कल मैंने 8 PM का बताया भी था। नोटिफिकेशन आना चाहिए यार मेरे ख्याल से। नहीं आता है तो फिर मैं उसको चेक कराता हूँ। आना चाहिए नोटिफिकेशन, पहले तो आता आता था। रवि कह रहा है आता है नोटिफिकेशन। जब मैं क्लास शेड्यूल करता हूँ तो आता होगा ना नोटिफिकेशन। तुमने नोटिफिकेशन ऑफ किया होगा हिमांशु। आई सर, आईपैड सर नोटिफिकेशन नहीं आता। हाँ, आईफोन वाले पे शायद हो सकता है नहीं आता हो। तो हिमांशु वैसे 8 PM क्लास को फिक्स समझो। ठीक है, 8 PM जो है वो क्लास को सही समझ। हाँ, आईफोन वाले में हो सकता है कभी कभी दिक्कत होता हो। 8 PM क्लास को फिक्स समझो हिमांशु। क्लास के शुरू में मैंने बताया है कि कल हमारी जो कल कल क्लास है वो सुबह 11 बजे होगी। ठीक है हिमांशु, बाकी 8 PM फिक्स समझो। ठीक है आदित्य, चलो शुरू करते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पी क्यू आर जो है ये तुम्हारे जो है एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। ये तुम्हारे क्या हैं? एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। शुरू शुरू में तुम्हें सारे सवाल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ये पहला काम होता है जो हमें डिफरेंस पार पीडी के अंदर इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है। इनको सोल्व हम करते हैं लेग्रेंजेस मेथड से। इनको हम किससे सोल्व करते हैं? लेग्रेंजेस मेथड से। ये शायद तुमने देखा होगा, पीडी को जब रिवाइज किया होगा तो सबसे पहले यही कराया था। इसको सोल्व कैसे करते हैं? डी एक्स के नीचे पी लिखते हैं, डी वाई के नीचे क्यू लिखते हैं और डी जेड के नीचे आर लिखते हैं। सर बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? बिकॉज सर सीरियस कंपटीशन तो इन्हीं के साथ है। अच्छा ऐसा है क्या निशा? अब यहां से तुम्हें क्या करना है, किन्हीं भी दो पेयर्स को उठा के सोल्व कर लेना है। और हो सकता है तुम्हें कोई नए पेयर्स भी बनाने पड़े। और फिर यहां से दो कांस्टेंट की फॉर्म निकाल लेनी है, C1 और C2। अब जो सॉल्यूशन है वो ऐसे भी लिखा जाता है, C1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ C2। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, घबराओ मत। C2 इज इक्वल टू फाइव ऑफ C1। और ऐसे भी लिख देते हैं फाइव ऑफ C1 C2 बराबर 0। सॉल्यूशन को हम तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। सर अब एक ही क्लास होती है ना? हाँ, एज ऑफ नाउ एक चल रही है शुरू भी। सर आपसे एक शिकायत है और रिक्वेस्ट भी है। आप फीस की बैच की फीस 500 रुपीज बढ़ा दो, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस मत डाला करो। ये भाई मेरे को कुछ नहीं कमाने देंगे। चलो शीट 5 को शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो फिर लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें ये सबसे पहले जो है, तुम्हें ये लेग्रेंजिस फॉर्म का सवाल दिखना चाहिए। बट लेग्रेंजिस फॉर्म का सवाल तो दिख रहा है, बट मेरे को दिख रहा है उसके अंदर इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है, क्योंकि ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना। देखो ये तो पी का काम कर रहा है, ये पी पी के साथ 1 है। इस वाली चीज को इधर ले आओ, यहाँ पे -1 के साथ ये क्यू है, इज इक्वल टू माइनस का 4Z है। हाँ नितेश का ये वाला जो है ना, ये सिस्टम सही है। नितेश वाला काम करूंगा अगली बार, कि अगर सिलेक्शन हुआ तो एक सैलरी मेरी। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फी रिफंड। ये वाला प्रोसेस अपनाऊंगा अगली बार। है ना, ये ऐसी बन रही है। बिल्कुल अनुज। अब इसको मैं चाहूं तो सोल्व वैसे कर सकता हूं, बट देखो तुम्हें सॉल्यूशन सामने दिया हुआ है उसने। अब पीडी में यही काम होता है, हम चाहें तो इसको जो मैंने पीछे तरीका बताया उससे कर लो, या फिर जो एक स्मार्ट तरीका है वो। तो सबसे पहले देखो कि z के अंदर अगर मैं t को 0 रखूं तो ये आना चाहिए। तो देखो
ये सारे जेड दिए हुए हैं। सबसे पहले टी को जीरो रख के देखो कहाँ पे ये चीज आ रही है। पहले के अंदर आ रही है क्या? अगर टी को जीरो रखोगे तो क्या ये बनेगा? देखो वहां -3x है, यहाँ +3x है। ये नहीं हो सकता। दूसरे के अंदर टी को जीरो रखोगे तो e⁴ बनेगा। तीसरे और चौथे में ये चीज आ रही है, पर तीसरे के अंदर जब तुम टी को जीरो रखोगे तो यहाँ पे बाहर क्या चाहिए? मेरे को 4 चाहिए, बट इसके अंदर तो सी आ रहा है, ये भी गलत है। तो सीधा सीधा डी दिख रहा है। क्या सोल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल अनुज, मोनिका, मोनिका ऐसे काम करेंगे पीडी के अंदर। पीडी के अंदर ज्यादा काम ऐसे ही होगा। अब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, करना चाहो तो बेशक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्लैरेट्स इक्वेशन है। अनुव्यास देख लो ध्यान से, ये क्लैरेट्स इक्वेशन है। ये तुम्हारी क्लैरेट्स इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। मैं बता रहा था कि z इज इक्वल टू में पी एक्स प्लस क्यू वाई, और प्लस में एक फंक्शन तुम्हें दिखे क्या? पी और क्यू की फॉर्म में। ये क्लैरेट्स इक्वेशन है। बिल्कुल मोनिका। इसको सोल्व कर, जैसे वहां पे तुमने p की जगह c लिख दिया था ना, ऐसे ही यहाँ पे p की जगह कोई स्केलर a लिख दो और q की जगह एक स्केलर b लिख दो, बस इतना काम करना होता है। ये इसका क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। तो देखो यहाँ पे पी एक्स क्यू वाई और पी और क्यू का एक फंक्शन आगे दिख रहा है ना? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा। समझ गए? बोलो नेक्स्ट। थर्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर उसने प्रॉपर सॉल्यूशन निकलवाया है। जैसे ये तो तुम्हारा C1 बन रहा है और ये तुम्हारा C2 बन रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें जो सॉल्यूशन बताया था ना, इसके अंदर सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, फाई ऑफ C1 और C2 इज इक्वल टू में 0, इस फॉर्म में बन रहा है। और C1 C2 हमें दिख भी रहे हैं क्या बनने चाहिए, साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमें हेल्प भी मिल जाएगी वो सॉल्यूशन के अंदर से ही। तो dx के नीचे तो लिखोगे p का काम कौन कर रहा है? वाई स्क्वायर जेड। p मतलब जो p का कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू में डी वाई ओवर क्यू। क्यू क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर जेड है। और डी जेड क्या है तुम्हारा? एक्स वाई स्क्वायर है। अब दो दो उठा के करो। क्या करो? दो दो को उठाओ और करो। जैसे पहले दोनों को अगर मैं उठा लूं तो यहां से क्या बनेगा? देखो डी एक्स ओवर में वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू में डी वाई ओवर में एक्स स्क्वायर जेड। तो यहाँ पे जेड से जेड कट रहा है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर डी वाई बन रहा है। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करो तो ये तो बन जाएगा x³/3 इज इक्वल टू में y³/3 और प्लस का C1। तो अब जब मैं 3 से गुना कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो x³ माइनस y³ और इज इक्वल टू में C1 ही बोल देते हैं, इसको C1 डैश बोल दो। तो देखो C1 की वैल्यू निकल के आई ना, x³ माइनस y³। तो देखो x³ माइनस y³ यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे वाला किससे मैच करेगा। अच्छा, अब दूसरे वाले की हिंट कैसे मिल रही है? x और z से मिल रही है। दूसरे वाले की हिंट कैसे मिल रही है? x और z। तो यानी कि मेरे को x और z का फंक्शन बनाना है। तो x और z कैसे बनेगा? देखो x और z बनेगा मेरा पहले और तीसरे से। तो अब मैं पहले और तीसरे को उठाऊंगा, dx ओवर में वाई स्क्वायर जेड और इज इक्वल टू डी जेड ओवर में एक्स वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट गया यहाँ पे तुम्हारा। ये बन गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड। वाह वाह, सबका आंसर आ गया। सबका आंसर आ रहा है धड़ाधड़। मजा आ गया। तुम कह रहे हो मुश्किल है, तुम तो धड़ाधड़ आंसर दे रहे हो। z² by 2 प्लस का C2, यहां से क्या हो जाएगा? x² माइनस z² इज इक्वल टू C2। बोलो ये C2 आ गया। अब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? फाइव ऑफ C1 कोमा C2 इज इक्वल टू में 0। सी ऑप्शन बन गया। तुम तो मेरे से पहले निकाल रहे हो, कहाँ से मुश्किल लग रहा है तुम्हें? ये देखो सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, तो dx ओवर में p का काम कौन कर रहा है? एक्स जेड। dy ओवर में वाई जेड और dz ओवर में एक्स वाई, ये बन जाएंगे। अब यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, पहले और दूसरे को ही उठा ले। फर्स्ट और सेकंड को उठाते हैं। पहले और दूसरे को ही उठाते हैं। पहले तो dx ओवर में एक्स जेड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे में देगा नहीं वो, वैसे इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बन जाता है, बट वो इतना देगा नहीं तुम्हारे के अंदर। यहीं से ही कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो बन जाएगा log x इज इक्वल टू में log y प्लस का log C1। तो log ऑफ x बाई वाई, log C1, C1 आ जाएगा x ओवर वाई।
तो एक्स ओवर वाई दो जगह दिख रहा है मेरे को, इसको रोक के रख लेंगे हम पहले वाले को। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में तो सारी कहानी कर रखी है भाई उसने। दूसरे वाले के अंदर तो उसने सारी ही एक्स वाई और जेड तीनों ही आ रहे हैं। तो अगर मैं दूसरा और तीसरा उठाऊं इसके अंदर, तो यहाँ पे वाई से वाई कट जाएगा, एक्स की दिक्कत आएगी। इसको एक्स से गुना करा दो और इसको जेड से गुना करा दो। हिमांशु का भी आंसर आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई की जो गुना है वो तो हो गई एक्स से, तीनों में ये है। यहाँ पे देखो, पहले सी वाले को देखते हैं फिर ए वाले को। ये वाले ऑप्शन को साइड में रखते हैं एक बारी। यहाँ पे एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बनाना है। अब देखो ये बनेगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम आ गया। तो ये कह रहा है कि वाई वाले को एक्स से गुना कराओ, क्योंकि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई बनेगा। तो कह रहा है इसको तो किससे गुना करा दो, एक्स से, और उसको करा दो जेड से। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैं x से गुना कराऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, और प्लस में, प्लस क्या करें, माइनस कर दें, और माइनस में जेड डी जेड कर दो। तो नीचे कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई जेड ही हो जाएगा। माइनस का एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, ये बन गया। ठीक है, अब किसी को भी उठा लो, क्योंकि देखो ये तो नीचे वाला तो जीरो ही बन गया। तो जैसे कि मैंने उठा लिया डी जेड अपॉन में एक्स वाई, और इज इक्वल टू में ये हो गया तुम्हारा एक्स डी वाई माइनस का जेड डी जेड और अपॉन में जीरो। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो ये मेरा एक्स डी वाई माइनस का जेड डी जेड जो है वो जीरो आ गया। तो ये मेरा बन गया एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में सी टू, यही आ गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन गया। इसके अंदर अब ये अरेंजमेंट मेरे को करनी पड़ी, और ये अरेंजमेंट कहाँ से सीखी मैंने, ऑप्शन से सीखी। ये अरेंजमेंट मैंने दूसरे वाले पार्ट में ऑप्शन से सीखी। अगर ये अरेंजमेंट नहीं बैठती तो फिर मैं ये वाला करता। इस अरेंजमेंट के अंदर मेरे को क्या करना पड़ता, देखो z तो इंटीग्रेशन हो गया होगा dz का, तो dz को तो x से गुना कराया, और y स्क्वायर कैसे बना होगा, जब मैंने y dy वाले को y से गुना कराया होगा तभी तो y स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से तुम्हें हिंट लेनी है ऑप्शन के अंदर से। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं लगता ऐसा सवाल वो तुम्हें देगा, बट अब कर रहा हूं तो मेरे को कराना तो पड़ेगा, मजबूरी है। पर्सनली मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में आएगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा जरूर लगता है कि ऐसा क्वेश्चन यूपी में और आरपीएससी में जरूर आ सकता है, क्योंकि यूपी वाले में सवाल ज्यादा करने पड़ते हैं। सर ऐसे सब्ट्रैक्ट कैसे करा आपने, निशा वो प्रॉपर्टी सुनी है, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर है ना, तो हम ए और सी और डी को सेम सेम चीजों से मल्टीप्लाई करा के जोड़ दे और घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ए और सी को सेम सेम चीजों से फ्रैक्शंस में अगर गुना कराएं, भाग कराएं, और फिर जोड़ दे घटा दे तो सेम सेम चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो करा है। हाँ वैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक तरीका नहीं है ये मेरे को दिख गया। बिल्कुल जैसे मोनिका कह रही है वैसे कर लो, बहुत सारे तरीके कैसे भी कर लो। मैंने ऑप्शंस में से मदद ले ली, एक नहीं ऐसे कितने भी फ्रैक्शन बना लो तुम। हाँ आदर्श का अगले का भी आंसर आ गया। तो यहाँ पे dx ओवर में p देखो क्या बन रहा है तुम्हारा वाई जेड, dy ओवर में क्या बन रहा है जेड एक्स, और dz ओवर में क्या बन रहा है एक्स वाई। ठीक है, हाँ भाई, एक तो पहले दूसरे से ही बन जाएगा। तो dx ओवर में वाई जेड और dy ओवर में जेड एक्स, तो z से z कट गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, सॉरी 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 सॉरी, पहले सेपरेट करो फिर इंटीग्रेट करना। तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में वाई डी वाई। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। वैसे तो एक में ही आ रहा है पर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, वैसे तो एक में ही आ रहा है पर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। एक्स और जेड वाला है, तो एक्स और जेड वाले में वाई से वाई कट जाएगा। हाँ बन रहा है, सी बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है। ठीक है, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, एकदम आसान सा दिख रहा है, सेम सवाल है, खुद से कर लेना। यहाँ पे आ जाओ चलो। अगली बात शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप अब तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब आती है तुम्हारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस
पीडीई, वो एक बात खत्म हो गई। अब आती है तुम्हारी होमोजीनियस पीडीई। ये अगला टाइप शुरू हो गया कि होमोजीनियस पीडीई का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। अब तुम्हें जहां पे भी दिखेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जो x के डेरिवेटिव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा मैं d से, और जो y के डेरिवेटिव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे d डैश से। ये d तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को, और d डैश रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को। अगर डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो डी स्क्वायर और डी डैश का स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, आंसर भी आ रहे हैं भाई धड़ाधड़। चलो ठीक है। तो अब तुम्हें जहां पे भी आगे की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेंगी उनमें सारों में डिग्री सेम दिखेगी हर टर्म की। जैसे देखो इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, तो ये होमोजीनियस है। अगला सवाल देखो, जैसे इसके अंदर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, होमोजीनियस है। यहाँ पे 3 है, ये 2 इसका हो गया और एक डेरिवेटिव इसका हो गया, तो यहाँ पे भी 3 हो गए और यहाँ पे भी 3 हो गए। इनको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। और ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। इनको सोल्व कैसे किया जाता है, बहुत इजी है। वो कहता है कि डी को तो मान लो m और डी डैश को बोल दो 1। जैसे तुमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी ना, सेम वही काम करना है। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, सेम वही काम करना है। ठीक है, तो कहते हैं डी को m मान लो, डी डैश को 1 मान लो, और फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन से m निकाल लो, जो भी आ रहे हैं तुम्हारे m1 m2 ये निकाल लो। फिर कहते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन सिंपल सा बनेगा y प्लस m1x प्लस में फाइव ऑफ y प्लस m2x, और फिर y प्लस ऐसे चलता जाएगा। अगर बाई चांस फैक्टर रिपीट कर रहे हैं तो बाहर x से गुना कराते हुए चले जाओ, जैसे कि मैं कराता हूँ। बहुत आसान सवाल है, देखो। तो यहाँ पे जो ये वाला है ये तो x वाला है, तो इसको मैं m की पावर 4 लिख दूंगा, और ये y वाला है इसको मैं लिख दूंगा 1, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से m स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m की 4 वैल्यू आएगी, एक तो 1, एक -1, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा z में, वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, यानी कि फाइव 1 y प्लस एम एक्स यानी कि 1x, फाइव 2 y माइनस 1 इंटू में x, फाइव 3 y प्लस आयोटा x प्लस में फाइव 4 y माइनस आयोटा x, ये बनेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अच्छा एक चीज और, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें ऑर्डर के बराबर क्या होते हैं तुम्हारे, जितना ऑर्डर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जैसे C1 C2 C3। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना ऑर्डर होता है ना, उतने आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लगाते ना हम C1 C2, यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन है। जैसे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर की थी, तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हैं? देखो 4 है, फाइव 1 फाइव 2 फाइव 3 फाइव 4, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है। समझ रहे हो? तो अगर ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ओडी में तो आ गया, मान लो ओडी में तो तुम बता दोगे कि वो पूछेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ ले आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने होते हैं, तो उतना जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है जो क्वेश्चन शीट में है वो सेम टू सेम डिजिट टू डिजिट एग्जाम में मिलेंगे, 110%। ऐसा लग रहा है नितेश? चलो बहुत बढ़िया है। अब ऐड नहीं आता है, मैंने सबका इंतजाम कर दिया। ठीक है, मैंने खरीद ही लिया फाइनली आदर्श, मैंने कंजूसी नहीं करी, मैंने खरीद लिया। आदर्श को ऐड की याद आ रही है। अच्छा सर, मुझसे भी क्वेश्चन होने लगे, मुझे तो बहुत दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको लाइव के लिए बोलता हूँ। चलो ठीक है। अब ये सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये वाला पार्ट किसका है, इसका है, तो टू, ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब इस चीज को देखो, इसके अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में वन ऑर्डर का है और वाई के रिस्पेक्ट में भी वन ऑर्डर का है। तो एक्स वाला तो हो जाएगा तुम्हारा वन ऑर्डर का एम, और वाई के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सिंपली 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई
टू, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई है। अब इसके क्या बना दो, फैक्टर बना दो। प्लस का 4m, प्रोडक्ट चाहिए -4, और सम चाहिए। -4 कैसे बनाएंगे यार सम, बीच में प्लस तो नहीं है, अच्छा वहां प्लस है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, 2m आ रहा है, m+2, यहाँ से 1 है, इंटू में m+2 इज इक्वल टू 0। m+2 जो है वो पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 2m+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की एक तो वैल्यू आ गई -2, और एक m की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, y-2x, एक आर्बिट्रेरी बन जाएगा y-1/2x, ठीक है। तो ये z आ गया। तो यहां से देखो, और यहां से 2 जो है वो एलसीएम में चला गया, ठीक है। तो 2y-x बन गया। तो सी ऑप्शन सही बन रहा है, सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। इसके अंदर कुछ खास बात है बताने की, हाँ बताने की खास बात है, करवा देता हूँ। तो इसकी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करोगे तो m³ माइनस का 4m² प्लस का 4m, बस ये ऑक्सिलरी इक्वेशन समझ आ रही है ना सभी को। एक्स को देखना है, एक्स वाले को, एक्स वाले को देखो, क्योंकि वाई वाले को तो 1 लिख रहे हैं, बट इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा आगे जाके, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्विस्ट तो कोई खास नहीं है। इसके अंदर से m को कॉमन लोगे तो ये m² माइनस का 4m प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m इंटू में m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 रूट आ गए, 0 2 2। तो एक तो आ गया सिंपल सा तुम्हारा, जो यहाँ से z है वो आ गया phi 1 y प्लस 0x, तो y हो जाएगा। phi 2 y प्लस 2x, अच्छा रिपीट कर रहा है ना, एक और रिपीट कर रहा है जैसे मैं बता रहा था, तो एक x से और गुना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट बाद कराऊंगा, ठीक है। इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल और है, इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल और है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। पहले आसान वाले कर लो। इस सवाल को देखो जरा, इस सवाल को भी करते हैं। ये सवाल तो एकदम आसान सा ही है। m³ -4m² प्लस का 4m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आएगा, तो m² -4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सेम ही बन रहा है, एग्जैक्टली सेम बन रहा है जो अभी पीछे किया था। तो इसका सी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये डी हो जाएगा। ये एक्स वाला मत कर देना, कोई नहीं सन्नी, रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी भाई अब तो। अब ये सवाल देखो, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें वो इस सवाल में फंसा सकता है, यहाँ पे वो तुम्हें इस सवाल के अंदर फंसा सकता है। कैसे फंसा सकता है देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इस सवाल को मैं डायरेक्टली करूं तो ये बनेगा m³ माइनस का 4m² और प्लस का 4m, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से m को कॉमन निकालूंगा तो m² -4m प्लस 4, सेम टू सेम रूट्स निकल के आ रहे हैं। m की एक तो वैल्यू 0 है, वेरी गुड मोनिका, और एक 2 और एक 2 है। तो मैं करूंगा तो सेम ही सवाल बन रहा है, पीछे वाला आंसर भी सेम आना चाहिए। बट तुमने एक चीज देखी, तुमने एक चीज देखी इसके अंदर, ये जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है, इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल वाले पार्ट में से एक तो डी कॉमन आ रहा है, जिस जो ये 0 की वैल्यू निकाल के दे रहा है, जो ये 0 वैल्यू निकाल के दे रहा है, बट एक डी डैश भी बाहर आ रहा है भाई, ध्यान से देखो। पीछे वाले सवालों के अंदर से सिर्फ डी कॉमन आ रहा था, इसके अंदर पूरे में डी कॉमन है, जिससे 0 रूट निकल रहा था, एम कॉमन आ रहा था। इस वाले के अंदर भी जो था तुम्हारा, वो डी कॉमन आ रहा था, जिससे वो आ रहा था, डी डैश किसी में से नहीं आ रहा था। इसके अंदर से डी डैश भी कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी तुम्हारा क्या आ रहा है, डी डैश भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल मोनिका। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मोनिका ने भी सही बात करी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर की है, ना कि 3 ऑर्डर की है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर में होमोजीनियस है ना, तो 4 सॉल्यूशन बनेंगे, 4 आर्बिट्रेरी फंक्शन आएंगे, 3 नहीं आएंगे। अब ये तो भला आदमी था, इसने चारों ऑप्शन में 4 आर्बिट्रेरी फंक्शन दे रखे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी खुलेगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर से एक डी भी कॉमन आ रहा है और एक डी डैश भी कॉमन आ रहा है।
फिर अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगी डी स्क्वायर माइनस का 4d d डैश और प्लस का 4d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो डी जीरो के बराबर होगा, एक डी डैश जीरो के बराबर होगा, और यहां से तुम्हारे जो दो रूट दो और दो आ ही रहे हैं। अब डी क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता है। जब यहां से तुम कंपोनेंट देखोगे तो वाई का निकल के आएगा। क्योंकि भाई मेरे को एक बात बताओ, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स जो है वो जीरो के बराबर है, तो वो किसका जीरो के बराबर होगा? किसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो के बराबर होगा? वाई का। तो यहां से एक फंक्शन बना होगा जरूर से जरूर वाई का, जो तुम्हारा यहां से इससे निकालते हो तुम, वाई इज इक्वल टू में, सॉरी, जो इस वाले जीरो से निकालते हो ना तुम, ये वाला वाई प्लस जीरो एक्स। तो एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का जीरो के बराबर है, तो वो किसका होगा? वो वाई, वाई के फंक्शन का होगा। सिमिलरली अगर मैं डी डैश को जीरो के बराबर कह रहा हूं तो हम कह रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव वाई का जीरो होगा। बट वाई का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा तो फंक्शन किसका रहा होगा? तो वो एक्स का फंक्शन रहा होगा ना। एक्स के फंक्शन का ही वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आता है। बोलो हाँ या ना। एक्स के, एक्स का फंक्शन जो होता है उसी का ही तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन में एक तो ये दिखना चाहिए, एक ये दिखना चाहिए, और दो ये दिखने चाहिए, तब जाके मेरी बात बनेगी। तो इसलिए मेरे को वाई भी दिखे, एक्स भी दिखे, ये वाला दिखे, और फिर ये रिपीट भी हो। तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। हाँ या ना। समझ आई कि नहीं आई ये बात? बोलो अच्छे से। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? हाँ या ना। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इसमें एक दो चीजें और बतानी है। ये शीट मैं कल 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 कराऊंगा, ठीक है? आगे का काम मैं कल कराऊंगा, आज के लिए इतना ही कर लो बस। तुम्हारे दिमाग पे मेरे को ज्यादा बर्डन नहीं डालना। अभी हमारे हर पेपर में टाइम है। हमारे डी ट्रिपल एस बी में भी टाइम है, हमारे यूपी वाले में भी टाइम है, हमारे आरपीएससी वाले में भी टाइम है। तो शांति से करो चीजों को, हड़बड़ाहट में नहीं करना है। जिसने भी पीडी की क्लास नहीं देखी है वो पीडी की क्लास देख लो शांति से। एकदम रिलैक्स होके करो सारी चीजें, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल 11 बजे क्लास होगी सुबह, परसों से फिर 8 बजे ही होगी। एनवीएस की भी पोस्ट आ गई सर। अच्छा, एनवीएस की पोस्ट आ गई क्या? कब आई? अभी आई क्या? चलो देखते हैं, एक और आ गया काम। ठीक है, तो कल मिलते हैं 11 बजे। सर एचटेट 8 फरवरी को है क्या? हाँ। ये हरियाणा वालों का कुछ नहीं पता मोनिका, एज ऑफ नाउ तो 8 फरवरी को ही है। उन्होंने 8 और 9 तारीख के सेंटर्स की डिटेल्स मांगी थी, तो ऐसा ही मान के चल सकते हैं। अच्छा, वो पहले आई थी वही है। तो 8 फरवरी को ही मान के चलो, 8 9 को ही मान के चलो। मेरे को लग रहा है अब हो जाएगा, इससे लेट नहीं कराएंगे। 8 9 को हो जाएगा, अभी भी एक महीना है। तो 8 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करो, ठीक है? एचटेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो 8 को ही होगा। 99% चांस है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं 11 बजे सुबह। ठीक है? तो बाय, टेक केयर, सी यू। मैंने जो है अ, अगली वाली शीट और ये वाली शीट भी रिवाइज कर दिया। ठीक है? ठीक है ना? मैंने दोनों शीटें अपलोड कर दी है, पांचवी और छठी दोनों अपलोड कर दी है। ठीक है? तो अपनी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। चलो, हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है आदर्श। चलो बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।